सभी साथियों को राजीव देशवाल का नमस्कार। स्पेशल टेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे आप अवगत है कि मैं कोई न कोई टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आता हूं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो बाल मनोविज्ञान का गत वर्ष का पेपर है। साथियों, मैं इसलिए ये लिया है पेपर, इसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन आते हैं बाल मनोविज्ञान के, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी बोल दो इसको, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन बोल दो। तो क्वेश्चन किस सीमा तक रखे जाते हैं, मेरा आज का उद्देश्य है कि क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन कहां कहां से रख सकता है, वो हमको 30 क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। तो जो टॉपिक मैंने करा दिए क्वेश्चन उनमें से भी आए हैं, उसे बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है अब तक उसमें से क्वेश्चन आपके सम्मुख आए हैं, और जो नहीं पढ़ाया है अभी तक उसके क्वेश्चन भी आए हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हम जो पढ़ाते हैं या जो बताते हैं उसमें से क्वेश्चन कितना आता है, तो उसकी सीमा का भी पता चल जाएगा। और जो क्वेश्चन इन्होंने रख रखे हैं हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से रख रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस बिंदु से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है रखने का। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं, इसमें देरी न करते हुए। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है। तो साथियों देखो, ये प्रश्न आपका विकास, इसमें शब्द आया हुआ है, तो ये अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित है। तो अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित कैसा है, तो ये विकास से संबंधित इसलिए है क्योंकि विकास हमारा शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, भाषा का विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा, उन कौन से, चाहे भाषा का सिद्धांत दिया हो, चाहे बौद्धिक विकास दिया हो, चाहे नैतिक विकास दिया हो, चाहे संवेगात्मक विकास दिया हो, तो उनकी थ्योरी दी गई है मनोविज्ञान की। इसलिए उन जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो थ्योरी दी है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि भाई जो अवस्थाएं होती है विकास की, कि भाई शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, या उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, या विकास के सिद्धांत ही आएंगे। नहीं, उन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत भी आएंगे जिन्होंने इनको परिभाषित किया है। तो उनमें से एक है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है विकास का, पेपर में जरूर इससे संबंधित आता है, क्योंकि ये कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इसमें 4 सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के अंतर्गत, जो इसमें देखो 2 निशान लगाए गए हैं, तो जो इसमें पहले गोल निशान लगाया है जिसने क्वेश्चन हल किया है ये उसके द्वारा गोल किए गए हैं, और जो ये मैंने डबल निशान लगाया है ये क्वेश्चन को हल अब मैंने किया है, जो आपके सामने रखा है। तो ये इसका सही उत्तर है। तो आपके सामने नैतिक विकास पे निशान लगाया है मैंने डबल, तो इसका सही उत्तर है नैतिक विकास। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत को जो दिया है वो नैतिक विकास से संबंधित है। अब नैतिक विकास से संबंधित क्या है, कैसे इसने दिया है, तो इसने जो 3 नैतिक विकास के सिद्धांत बताए हैं, 3 फेज बताए हैं, वे 3 फेज जब हम चैप्टर करावेंगे अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत का, तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो जो 3 फेज है उनके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसने केवल देखो आसान क्वेश्चन रखा है, बहुत ही डायरेक्ट रख दिया, केवल कोहलबर्ग का सिद्धांत, अंदर से क्वेश्चन उसने नहीं रखा। यदि हम क्वेश्चन की कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करेंगे, अंदर की बात, तो परंपरागत है या कुछ और है, तो वो गहराई में चला जाएगा। तो क्वेश्चन आसान रखा हुआ है। यदि हमको ये भी नहीं पता है कि भाई कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे है, तो इसका अर्थ है कि हमने कुछ नहीं सीखा है। तो हमें इन चीजों को मोटा मोटा बिल्कुल याद रखना है कि कोहलबर्ग विकास के सिद्धांत में नैतिकता से संबंधित है। तो इसका आंसर तीसरा है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपका, अभिकर्मित अधिगम प्रत्यय किसने दिया। देखो, अधिगम, अभिकर्मित, अधिगम शब्द जोड़ दिया इसने, तो ये सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन हमें पता है कि जो तकनीकी है, शिक्षण की तकनीकी, उसमें अभिकर्मित अनुदेशन का जो सिद्धांत था वो स्किनर ने दिया था, जिसको हम रेखीय अनुदेशन का सिद्धांत भी बोलते हैं, रेखीय। तो देखो उसने अधिगम शब्द जोड़ दिया, इसका अर्थ है कि ये अधिगम क्या हो गया इसने, इसका ये अर्थ है कि अभिकर्मित यानी कि क्रम से किसी भी टॉपिक को याद करना। पहले एक याद करेंगे, फिर दूसरे दिन हम किसी भी टॉपिक को खंडों में विभाजित कर देते हैं, और दूसरे खंड पर तब पहुंचेंगे जब पहला खंड बिल्कुल मजबूत तरीके से याद हो जाता है, फिर दूसरा याद हो जाता है, फिर तीसरा याद होता है, तब हम सिस्टम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे हम अभिकर्मित अनुदेशन बोलते हैं, अभिकर्मित सीखना बोलते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पे यह अधिगम शब्द जोड़ दिया, और यह अधिगम के सिद्धांत इसमें लिया है।
तो चाहे अधिगम तकनीकी बोल रहा हो चाहे अधिगम आपका ये बोल रहा है, तो इसने तकनीकी को उठा के अधिगम में शामिल कर लिया, तो क्वेश्चन वहां से उठाया है। जबकि हमारे जो सिद्धांत है सीखने के, वे आपको पता है पावलो है, आपका स्किनर का सिद्धांत है, स्थितवाद है, गेस्टाल्ट है, ये सब है, तो इसने विक्रमित लिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये बाहर से लिया गया है, लेकिन उसको अधिगम में जोड़ दिया गया है। तो देखो हल का सिद्धांत नहीं है, थॉर्नडाइक का नहीं है, ना वाटसन का है, तो आपका तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो ये स्किनर ने दिया है, याद रखना है इसको। अभिकर्मित अनुदेशन या विक्रमित या अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय भी बोलते हैं इसको। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो आपका दिया है, व्यवहारिक अक्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। एक शब्द आया देखो इसमें, प्रबलित अभ्यास, यानी कि प्रबलित का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, किसी भी चीज को पुनर्बलन करना। तो मैंने स्किनर के सिद्धांत में आपको बताया था, सीखने के सिद्धांत में, कि जो वह है इसकी जो अनुकूलित पुनर्बलन का है वो स्किनर का सिद्धांत था। तो वो किससे संबंधित था? वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे उसने उस मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा है, उसने केवल और आसान क्वेश्चन बना दिया कि भाई ये किससे संबंधित है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनाएगा वो? यदि वो मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेता तो क्वेश्चन हार्ड बन जाता है। प्रबलित शब्द जोड़ दिया, पुनर्बलन यहाँ से हटा दिया, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया। तो अब देखो ये आसान इसलिए है कि ये किस टॉपिक से है। देखो अधिगम का भी टॉपिक है हमारे मनोविज्ञान में, अभिप्रेरणा का भी टॉपिक है, अभिवृत्ति का भी हमारा है, एप्टीट्यूड का, और अभी ये एटीट्यूड का, और अभिक्षमता का भी है हमारा एप्टीट्यूड का। तो 4 टॉपिक इसने दिए गए हैं, तो चारों में से ये अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पे अधिगम का हम निशान लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन आपका चौथा ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो प्रतिदर्श का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत, गिलफर्ड का सिद्धांत, और फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो देखो मैं जब आपको अपनी वीडियो में बताया था कि बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, किस किस ने दिए हैं, तो उसमें प्रतिदर्श का सिद्धांत मैंने थर्स्टन का सिद्धांत आपको बताया था, है ना। और ये समूह का आपका दिया है थॉमसन, प्रतिदर्श का मैंने थॉमसन का, और समूह कारक का बताया था थॉर्नडाइक का, गिलफर्ड बताया था मैंने उसकी मानसिक योग्यता, जिसको बताया था मैंने 120 मानसिक योग्यता, और इधर कैटल का सिद्धांत बताया था मैंने आपको, फ्लूइड का और क्रिस्टलाइज्ड का, तरल का सिद्धांत बताया था मैंने। तो ये तरल एवं क्रिस्टलीय सिद्धांत जो बताया था कैटल का। तो देखो इनमें से जो 4 सिद्धांत है, एक मैंने ये बताया था आपका द्वितत्वीय सिद्धांत, एक तत्वीय सिद्धांत बताया था, एक प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत बताया था मैंने थर्स्टन का। तो देखो यहाँ पे चारों पांचों दिए गए हैं, तो हमें इनमें अंतर नजर आना चाहिए। तो जो यहाँ पे देखो संज्ञान शब्द आया है, ये गिलफर्ड से संबंधित है, तो हमको याद रखना है गिलफर्ड का। तो क्योंकि उसने एक जो है त्रिविमीय मॉडल बनाया था, उस त्रिविमीय मॉडल को ही वो संज्ञान शब्द इस्तेमाल करता है। यदि हमें उसका पता है कि पेपर में त्रिविमीय मॉडल आया है तो क्वेश्चन हो रहा आसान दिखता हमें, लेकिन उसने कॉग्नाइजेशन बोल दिया यहाँ पे, तो संज्ञान बोल दिया उसने यहाँ पे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन बन गया, जबकि क्वेश्चन था ये आसान। तो हमको इसको याद रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका थर्ड है, गिलफर्ड का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो मैंने आपको बताया था, देखो मानसिक IQ का सूत्र, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, MA/CA × 100 बताया था मैंने आपको। तो देखो जो मैंने वहां पे बताया था कि पेपर में आ सकता है जो का तो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसका अर्थ है कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपका ऊपर का भी था, नीचे का भी था, ऊपर का भी था, तो उससे बाहर नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आयु बदल दी है। तो आपकी जो मानसिक आयु है वह 10 व ऊपर रखी जाएगी, जो आपकी क्रोनिकल वास्तविक एज है वो नीचे रखी जाएगी। तो 10/8 और गुना 100। अब देखो हम यहाँ पे काट देंगे इसे, 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 से हम 100 को काट देंगे 25 बार, और 25 की गुणा करेंगे हम 5 में, तो 25 पंजे 125। तो इसका ऑप्शन देखो डी जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो ये कौन से चैप्टर से आया? बुद्धि से। तो देखो बुद्धि का एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, बुद्धि का क्वेश्चन एक ऊपर आ गया इसी के साथ में लगता है, हो सकता और भी है, तो 2 क्वेश्चन तो आगे 30 क्वेश्चनों में,
इसका अर्थ है कि बुद्धि को पेपर रखने वाला अधिक महत्व दे रहा है। और ऊपर क्या है, अधिगम के, और फिर विकास का। अब देख लो क्वेश्चन किस तरीके से रखने का उसका पैटर्न है। अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं, देखो हम 6 पे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस प्रकार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अब ये देखो यहाँ पे किस चैप्टर से आया है, हमें ये समझना चाहिए। तो देखो ये संवेग शब्द पढ़ा है इसने, संवेग। तो संवेग हम कहां से पढ़ेंगे? संवेग हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। या तो मैकडूगल का सिद्धांत उठावेंगे वहां से मूल प्रवृत्तियों में, क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियों के जो आपके जो दी गई हैं उसके जो कारक बनेंगे फिर आगे वे संवेग बनेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो भी बिंदु बनेंगे वे संवेग बनेंगे। और या फिर हम विकास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वे विकास में क्या? संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास, उसमें संवेग कौन कौन से होते हैं? तो वे संवेग तो उसने नहीं बताया यहाँ पे कौन कौन से लेने हैं, उसने तो केवल सिद्धांत बता दिया। और सिद्धांत भी कौन सा? जो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि संवेग का हमने तो मैकडूगल पढ़ा भाई, और तो नहीं पढ़ा है। तो भाई ये कौन सा दे दिया? ये भाई इमोशंस का अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित सिद्धांत है, ये परिभाषित कर दिया इसने। और ये दे दिया जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जो किसी से भी उससे संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन देखो मैंने फर्स्ट पर निशान लगा रखा है, जेम्स लैंग सिद्धांत। तो ये इमोशन से संबंधित होते हैं। अब इमोशन से कैसे संबंधित है इसको यही डिफाइन कर दूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है संवेग का मैंने आपको बताया है संवेग मैकडूगल से, और थोड़ा क्वेश्चन देखो ये बाहर हटके आ गया है, इसलिए इस पर डिस्कस होना जरूरी है। इमोशंस में ये कह रहा है कि जो आदमी होता है, इमोशंस कैसे स्थिर होते हैं, कैसे आदमी को डर लगता है और कैसे आदमी को डर नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पर जो है, यदि मैं किसी चीज से डरता हूं और मैंने उसको बियर कर लिया, सहन कर लिया, फेस कर लिया मैंने उसको, और अगली दफे फिर मुझे वो इमोशंस मिलता है, तो क्या मैं उससे डर जाऊंगा? क्या मैं फियर कर जाऊंगा उससे? नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा मैं। तो यही बात जेम्स कह रहा है, इस बात को जेम्स लैंग जो सिद्धांत कह रहा है कि जो भी हम किसी भी इमोशंस को बियर करते हैं फिर वे हमें आगे से हमारे सामने आते हैं, तो हम इमोशंस में पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल वो हमारा व्यवहार में शामिल हो जाता है। अर्थात वे हमें पिछले जो बियर करे थे उनके अनुभव प्रदान करता है। उन अनुभवों की सहायता से हम उन पर विजय पाते हैं और हमको डर नहीं लगता है। जो समस्या इमोशंस हमको पैदा करते हैं और उनको फिर अमल कर लेते हैं, तो वे अनुभव बन जाते हैं। वे अनुभव ही नेक्स्ट वाले पे हमें विजय प्राप्त करने के लिए प्राप्त कराते हैं उसको। तो ये संवेग का सिद्धांत जो दिया है ये जेम्स ने दिया है, तो ये जेम्स लैंग के सिद्धांत पर इसका पहला ऑप्शन ठीक है, हमें इसको याद रख लेना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन जो है आपके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया है इसमें, देखो ये आपका 6ठा क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव कहलाता है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, संवेग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चे का जो संवेग का विकास है, हमेशा जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा, जो भी मनोविज्ञान होगा, सीधी सी बात है भाई संवेग के ऊपर जरूर क्वेश्चन रखेगा। संवेगात्मक विकास उसके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है, क्योंकि इसी से तनाव होते हैं, इसी से चिंताएं होती है, इसी से कुंठाएं होती है, इसी से नफरत होती है, इसी से घृणा होती है, इसी से ये सब कुछ होता है। तो इसको हमें बारीकी से समझ लेना है, उनकी मूल प्रवृत्तियों को समझ लेना है, उससे संबंधित कारकों को समझ लेना है। तो जैसे देखो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पर उसमें उत्पन्न होने वाली सांवेगिक इमोशंस जो टेंशंस होती है, देखो यहाँ पे इमोशंस टेंशंस कह रहा है, जबकि इसने देखो चौथा ऑप्शन टेंशन भी दे रखा, तो यानी कि तनाव से अलग हटके कोई और चीज है। तो द्वंद नहीं हो सकता। द्वंद जो होता है, कोई दो चीज हमारे सामने होती है और हमारे दिमाग में जो है समस्या पैदा करती है, वो द्वंद बोलते हैं। जैसे कि हमारा ना इधर नंबर आया ना इधर नंबर आया, या उधर नंबर आ गया उधर भी नंबर आ गया, तो वो होता है, या किसी काम करने की जो होती है कैसे करेंगे वो चिंता होती है। कोई सामने आ रहा है हमारे सामने, भाई ये हो गया सामने किसी बीच में कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, तो तनाव आ गया, रुकावट तो नहीं हुई,
लेकिन जो रुकावट पैदा होगी उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा बोलते हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है फ्रस्ट्रेशन, तो उसे कुंठा बोलते हैं। तो ये आपकी कुंठा है। ये तनाव इतना भारी होता है आदमी को मृत्यु तक लेकर चला जाता है। कुंठित व्यक्ति जब हो जाता है उसका तनाव इतना बढ़ जाता है, उसके संवेग इतने बढ़ जाते हैं कि वो सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता की रुकावट जो होती है उसको वो टॉलरेंस नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा, तो कुंठित हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड है इसका, कुंठा। तो ये कुंठा जाएगा, फ्रस्ट्रेशन जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन जो है एक पेज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। साथियों ये जो क्वेश्चन है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो साथियों देखो ये मैंने नियम बताए हैं, नियम नहीं है तो तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो देखो जो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास के नियम है, ये तीनों के तीनों जो नियम है ये थॉर्नडाइक के नियम है। और थॉर्नडाइक के जो आपके प्रथम नियम बताए थे मैंने, आपके मुख्य नियम बताए थे आपके, वे तीनों दिए गए हैं। अर्थनाम का कोई भी नियम नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन सेकंड ठीक है। तो ये सीखने का नियम नहीं है, आसान क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे मुख्य रूप से किससे अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखो भाषा का विकास, यौवन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। मेरे साथियों देखो भाषा का जो विकास है वो चोमस्की ने दिया था, जो भी सिद्धांत आता है। यौवन का सिद्धांत नहीं दिया है, इसमें किसी ने सिलेबस में नहीं है। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका जीन पियाजे ने दिया है कि बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे होता है, चिंतन का विकास कैसे होता है, उसको संज्ञानात्मक शब्द भी कहते हैं। और फिर सामाजिक विकास आपका बंडूरा ने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। तो यहाँ पे जो आपके हैं तो ये समझना है कि सामाजिक विकास नहीं है, यहाँ पे यौन विकास का नहीं है, भाषा का विकास नहीं, तो आपका संज्ञानात्मक विकास है। तो ये जीन पियाजे ने दिया है। तो जीन पियाजे ने इसकी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो चारों की चारों हमें याद करनी है। जब मैं आपको अभिवृद्धि एवं विकास चैप्टर लेकर आऊंगा और उसके जो विकास है उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आएंगे, तब मैं जीन पियाजे का आपको बताऊंगा। सीधा क्वेश्चन रख दिया इसने, इसमें कोई भी अंदर से क्वेश्चन नहीं रखा है जीन पियाजे का। यदि उसकी अवस्थाएं अंदर से पूछ लेता तो क्वेश्चन बहुत भयंकर बन जाता, लेकिन बाहर पूछ लिया है। यूपी टेट का क्वेश्चन है ये। यदि यही क्वेश्चन सी टेट में आता तो कोई अंदर वो बाहर से क्वेश्चन ये आपके नहीं पूछता। इसका अर्थ है कि यदि हमें इस तरीके से मोटे मोटे रूप में याद हो जाए तो भी हम इस पर विजय पा सकते हैं। तो जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं साथियों। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। साथियों ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये आपको अधिगम स्थानांतरण शब्द जोड़ा था मैंने कि जब कोई हम काम सीख जाते हैं और जो फिर उसका अनुभव दूसरे में चला जाता है, उसकी सहायता दूसरे में लेते हैं या उसकी सहायता नहीं करता है, तो वहां पे अधिगम अंतरण बोलते हैं उसको। तो अधिगम अंतरण मैंने आपको 3 प्रकार का बताया था, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य। इस तरीके का बताया, एक उध्रुव बताया था, एक क्षैतिज बताया था, एक द्विपार्श्विक बताया था। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका वो है कि मानव शरीर का एक भाग का प्रशिक्षण करा और दूसरे में चले गया। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आदमी राइट हैंड से लिख रहा है, भाई वो अब 10-20 साल राइट हैंड से लिख रहा, लेफ्ट से तो कभी नहीं लिखता। और यदि उसके सामने यह कंडीशन रख दी जाए, भाई तुम्हें जो है आज जो है राइट से नहीं लिखना है, आज तुम्हें लेफ्ट हैंड से लिखना है। और यदि किसी का नाम मान लिया रवि है तो उससे हम लिखवाने लगे भाई तुम रवि लेफ्ट से हाथ से लिखो, तो क्या वो लिख देगा? लिख देगा। भाई स्वच्छता ही तो नहीं खराब, लेखी तो सुंदर नहीं होने का, लेकिन वो लिख देगा 100%। इसी तरीके से वो कैसे लिख दिया, जब हमने नॉलेज कराई थी इस हाथ को और पहुंच गया इस हाथ में। तो ऐसे सिद्धांत को क्या कहते हैं? उदाहरण के तौर पर यदि हम बैडमिंटन खेल रहे एक हाथ से और हम दूसरे हाथ से भी खेलना सीख जाए, यदि राइट से खेलते हैं और लेफ्ट से भी, या लेफ्ट वाला खिलाड़ी राइट से, तो वो भी थोड़ा बहुत उसको हाथ को चलाना सीख जाता है। तो ऐसे अधिगम को क्या बोलते हैं, ऐसे अधिगम अंतरण को क्या बोलते हैं? तो साथियों इसका ऑप्शन थर्ड ठीक है,
हर बार क्वेश्चन आता है, द्विपार्श्विक अंतरण बोलते हैं इसको, द्विपार्श्विक भी बोलते हैं इसको। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन लगभग हर बार आता है और वो अपनी बात किसी भी तरीके से कह सकता है, या गेंदबाज का उदाहरण दे देता है कि भाई एक गेंदबाज है, वो राइट हैंड से कर रहा है, लेकिन किसी ने उसको बोल दिया कि भाई तुम्हें लेफ्ट से करना है, तो वो लेफ्ट से भी बॉलिंग कर लेता है, भले ही वो बॉलिंग कैसे जाए, लेकिन जो है कुछ ना कुछ सब कर लेता है। तो उसमें किस प्रकार का अधिगम अंतरण है साथियों, ये द्विपार्श्विक अंतरण है। इसलिए बताया मैंने इसके 2-3 उदाहरण, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा उससे अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं। साथियों ये क्वेश्चन देखो, इसने सांख्यिकी से रख दिया। अब सांख्यिकी यहाँ पे क्या लेना है कि भाई, यदि कोई पूछने वाला हो भाई सांख्यिकी यहाँ पे क्या ही लेने है, जबकि सिलेबस में नहीं था और इसने रख दिया, तो हम क्या करें। इसका अर्थ है कि हमको सांख्यिकी के जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं, समांतर माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है, हमको इनको मोटे मोटे रूप में समझना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है, ये आया है कि यदि कोई पद दिया गया है और उसकी आवृत्ति आपकी बहुत बार है, बहुत बार उसको दोहराया गया है, तो उसको क्या कहते हैं साथियों, वो होता है बहुलक। लेकिन इसने यहाँ पे दे दिया बहुलांक। क्या दे दिया, बहुलांक। तो कुछ शब्द ऐसे जोड़ देता है वो साइकोलॉजी के कि हमें पता नहीं चलता ये बहुलांक कोई नया आया क्या, तो ये बहुलक होता है, तो इसने बहुलांक बोल दिया। तो जिस पद की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है वही पद उसका बहुलक कहलाता है। और जो हम निकालने लगे माध्यिका, तो जो भी हमें सीरीज देगा, वो जो भी पद देगा, सबसे पहले हम उनको आरोही क्रम में रखेंगे या अवरोही क्रम में रखेंगे, और जो बीच में पद पड़ेगा तो बीच में पढ़ने वाले पद को ही हम माध्यिका कहते हैं। यदि बीच में पद पढ़ने वाला नहीं आया है तो दो उसने मान लिया विषम आ गया, विषम में तो बीच में पड़ जाएगा, और सम में नहीं पड़ेगा वो बीच में। तो साथियों उसे हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है उसको हम ऐसे लिख लेंगे और ये देख लेंगे उनके पदों की संख्या कितनी है। यदि पदों की संख्या सम है, अर्थात आपका 6 है या 8 है या 10 है या 12 है या 14 है, इस तरीके से आ गया, तो उसको हल कैसे करेंगे। तो तुम्हें क्या काम करना है, वहां पे एक फॉर्मूला है माध्यिका का, nवा पद प्लस n+1वां पद और बटे 2। तो तुम्हें जो है n/2 कर देना है। एक बार फिर बता रहा हूं, इसका माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n/2 वा पद और प्लस n/2 + 1वां पद और बटे सारे के 2। तो ये रखेंगे, तो n को हम आधा कर देंगे, आधा करके जो पद आएगा उस पद को वहां पर रख देंगे और जमा का निशान, फिर उसमें अगला पद, यदि कोई भाग दे के, यदि 10 पद है किसी में, 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5वां पद, फिर आगे 5 में 1 जोड़ देंगे 6वां पद और सारे के बटे 2। तो जो हमने वो आरोही क्रम में रखा था वहां से हम 5वां पद उठाएंगे और 6ठा पद उठाएंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो जो भी आएगा आपका वो आपका माध्यिका होगा। तो इस तरीके से वो आपका पेपर में आ सकता है। और माध्यिका, इसका समांतर माध्य का आसान सा सूत्र है सिग्मा fx/n, इसी से समझ जाएगा। यदि उसने बारंबारता भी दी हुई है, पद भी दी हुई है, दिया हुआ है, तो fx की गुणा कर देंगे, जितना भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, आपने वो दिया है उसका f, उसको हम जोड़ लेंगे, आवृत्ति दी गई है उसकी, तो उसको हम जोड़ लेंगे सबको टोटल को, और उसको हम भाग दे देंगे, तो वो आपको हो जाएगा। हो सकता है वो आवृत्ति ना दे उसकी, तो वो पद ही दे दे, तो जितने पद होंगे उन पदों को हम पदों की संख्या से भाग दे देंगे, उसको सिग्मा x/n भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात ये। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, तो ये माध्यिका का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता देंगे ये भी पेपर में। फिलहाल यहाँ पे जो है क्वेश्चन हल कर देते हैं कि प्राप्तांकों का वह समूह जिसमें प्राप्त सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलांक कहते हैं। क्वेश्चन हम जब बताएंगे तो उसमें बता देंगे आपको। क्वेश्चन 12, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो देखो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, तो यहाँ पे दो बात बन रही है। देखो एक तो अनुकूलन सिद्धांत, वो तो पावलो का था, और मैंने कहा था इस अनुकूलन को भी क्रिया प्रसूत द्वारा अनुकूलित किया गया है। इसका अर्थ है कि जो बच्चे की अनुक्रिया थी वास्तविक, उसको भी वहां पे बॉन्ड कर दिया गया है, तो वो स्किनर का सिद्धांत है। तो वो पुनर्बलन द्वारा हम उसको अनुकूलित करते हैं। जैसे मैंने बताया था बच्चे को पुरस्कार देना, टोपी देना, है ना, और उसको कल तुम्हें ये देंगे, तो इस तरीके से जो है बच्चे को जो अनुक्रिया पे गुड लिखते हैं, स्टार्स बनाते हैं, 5 स्टार बनाते हैं,
तो ये सब जो होते हैं ये क्रिया के ऊपर दी गई क्रिया होती है। तो ये स्किनर का सिद्धांत है, उसको याद रखना। देखो पढ़ाई वैसे ही आया है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। साथियों देखो किसी ने गलत कर रखा है, विकास का मनोसामाजिक विज्ञान पे निशान लगा रखा है। साथियों इसका पहला ऑप्शन ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो देखो हमने बताया था ये सामाजिक विकास के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ अधिगम से जोड़ दिया इसको। तो इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे देखो वो मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। देखो फिर बुद्धि चैप्टर से आ गया है। तो ये बिने ने बताया था मैंने, और जो टर्मन बताया था मैंने, टर्मन ने वो तालिका दी थी, ठीक है ना, और स्टर्न आपका फॉर्मूला दिया था। तो ये सब आपके जो है, और सिरिल बर्ट मैंने इसलिए बताया था कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर 140 से ऊपर होती है, तो सिरिल बर्ट ने बताया था। तो सिरिल बर्ट ने नहीं, वो जो है आपका टर्मन ने बताया था, 140 से ऊपर का टर्मन ने बताया था। और सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालक की जो 85 से नीचे की थी वो मैंने आपको बताया था, उसमें आप वीडियो में देख लेना साथियों। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। तो आपका पहला ऑप्शन जाएगा बिने साइमन ने। तो आपको याद रखना है, टर्मन भी याद होना चाहिए, आपके स्टर्न भी याद होना चाहिए, और आपका सिरिल बर्ट और बिने साइमन भी। तो पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, देखो 4 क्वेश्चन इसने बुद्धि चैप्टर से रख दिया, और क्वेश्चन आपके 14 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, ये टर्मन के अनुसार 90 और 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो देखो साथियों यहाँ पे मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और अक्षीण बुद्धि। तो अक्षीण बुद्धि तो देखो बिल्कुल नीचे जाएगा, मंद बुद्धि भी सबसे नीचे जाएगा, और फिर श्रेष्ठ बुद्धि सबसे ऊपर जाएगा। तो अक्षीण बुद्धि को सबसे नीचे का होता है, जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपका सामान्य बुद्धि 90 और 100 के बीच को एवरेज बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा ऑप्शन जाएगा, तालिका से लिया गया है। मैंने बताया था ये तो 85 से नीचे जाएगा, या आपका बच्चा औसत का आएगा, और ये आपका परखर बुद्धि का प्रतिभाशाली बच्चे का आएगा। तो ये तो 140 से ऊपर टर्मन का याद रखो, सिरिल बर्ट का नीचे का याद रखो 85 से नीचे का, और ये टर्मन का आपका 90 से 100 का सामान्य बुद्धि का 3 का आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि 3 का आ जाता है, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो 15वें का देखो दूसरा ऑप्शन इसका ठीक है। 16वां आप देखो यहाँ पे, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पेपर बनाने वाले ने देख लो भाई सिद्धांत ही सिद्धांत रख दिया, कोई भी क्वेश्चन आपको व्यवहारिक नहीं मिला है, सीधे सिद्धांत रख दिया। तो सीखने के सिद्धांत में संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो देखो क्वेश्चन आपको अनुकूलित अनुक्रिया का होता तो आपको पता भी चल जाता। तो यहाँ पर आपको सोचने पे मजबूर कर दिया भाई ये संबंध प्रतिक्रिया क्या होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कुत्ता है, चूहा है, बंदर है, बिल्ली है। तो यहाँ पे देखो यदि मैं इसी की चीज को अंग्रेजी में इधर लेकर आऊं, तो देखो ये आ रहा है समझ, लर्निंग पावलोज कंडीशन, जबकि यहाँ पे इसने कहीं भी पावलो का नाम नहीं लिया है। तो देखो अंग्रेजी में भी हमको पढ़ लेना चाहिए, इन लर्निंग पावलोज कंडीशन थ्योरी ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट, मंकी, डॉग और रैट। तो मेरे साथियों पावलो ने जो अपना प्रयोग किया था वो डॉग के ऊपर किया था, डॉग को बांधा था, उसकी लार और घंटी और रोटी वे मैंने बताई थी। तो ये उससे संबंधित है। देखो इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में कितना फर्क है, इसलिए इंग्लिश वाला देखो आप जरूर पढ़ लें, इंग्लिश वाले को भी और हिंदी वाले को भी, ताकि दोनों में क्वेश्चन यदि आप हिंदी में समझ में नहीं आया तो एक बार इंग्लिश जरूर देख लें। क्वेश्चन को ही समझना है हमें, वो तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा। देखो हमारा पढ़ाया हुआ है जो मैंने बताया था अधिगम के सिद्धांत में से, लेकिन क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए तो फिर कहेंगे कि भाई तो पढ़ाई से नहीं आया। तो आपको क्वेश्चन ही समझना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गया हम। देखो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। थॉर्नडाइक। देखो मैंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझबूझ नहीं है वो पावलो का सिद्धांत बताया मैंने, ये अनुकूलित अनुक्रिया का, और वुडवर्थ का है नहीं उससे संबंधित, वुडवर्थ ने तो कोई सिद्धांत नहीं दिया। तो आपका बच गया वर्दाइमर, कोलर, कोफ का। तो इन तीनों में से किसी का भी नाम आ सकता था, तो यहाँ पे इसने कोलर रख दिया। तो यहाँ पे वर्दाइमर भी दे सकता था, वो याद रखना है, वर्दीमर भी, कोफ का भी याद रखना है, और कोलर भी याद रखना है। इन तीनों में से, तीनों मनोवैज्ञानिक में से किसी एक का नाम आ जाता है, और क्वेश्चन यही रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हर बार आता है साथियों। तो इस क्वेश्चन को याद करना है, आपको रखना है, वीडियो को बार बार देखना है। ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं भाई ये
भाई देखो आता सबको है, लेकिन भाई याद रखना है तो बार बार पुनरावृत्ति हमको करनी चाहिए। पुनरावृत्ति करने से याददाश्त बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए आप। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मैंने जब आपको अभी प्रेरणा की परिभाषा बताई थी तो मैंने उसमें 3 परिभाषा आपको बताई थी। एक मैंने बताई थी आपको कि सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, बकिंगम की परिभाषा मैंने बताई थी, स्किनर की परिभाषा बताई थी मैंने। तो यहाँ पे ये वुड की परिभाषा मैंने कार्य करने, आरंभ, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये मैंने आपको वुड की परिभाषा बताई थी। देखो यहाँ पे उसने परिभाषा रख दिया, उस मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा। जबकि कुछ गत के वर्ष के पेपरों में यदि आप उठा के देखोगे तो वहां पे वुड की परिभाषा उसने पूछा कि ये किसने परिभाषा दिया। यहाँ पे पूछ दिया भाई ये किसकी परिभाषा है, प्रेरणा की है, सीखने की है, संवेदना की है, प्रत्यक्षीकरण की है। तो मेरे साथियों इसका ऑप्शन ए ठीक है, प्रेरणा। मैंने बताया था कि प्रेरणा आपका क्यों का उत्तर देती है, क्रैच एंड क्रैचफील्ड, मैंने आपको बताया था उसका। तो साथियों ये आपको याद रखना है, प्रेरणा की परिभाषा है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखो प्रश्न 19 आपको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन है विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति किसे कहेंगे हम भाई? एक तो स्मृति होती है, अरे कि विस्मृति, विस्मृति का मतलब होता है भूलना, फॉरगेटिंग, किसी चीज को हम भूल जाते हैं। तो उसे हम कम कैसे कर सके? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई कोई चीज हमारे याद नहीं होती तो इसका उपाय क्या है? अब देखो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा क्या उपाय है यदि इसी प्रश्न को व्यवहारिक रूप में आपने बिगड़ दिया, बना दिया। अब देखो सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, यह पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यदि हम कम करना चाहते हैं तो भाई पाठ की पुनरावृत्ति कर दो, हमारे याद ज्यादा हो जाएगा। अरे ये क्या है, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ये सब कुछ नहीं है इसमें। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसको विस्मृति बोलते हैं। तो देखो ये स्मृति वाले उससे लिया गया। अब ये स्मृति कहां से आया भाई? स्मृति तो था नहीं उसमें भाई। जो हर्बर्ट का उसने दिया था आपका सिद्धांत याद करने का पहला जो फेज था शिक्षण का, तो उसमें से लिया गया है, इसमें से हर्बर्ट वाले में सीखने की, उसमें शिक्षण वाले में स्तर से, तो वहां से उठाया इसने। तो मैंने ये पढ़ा रखा है, उसमें देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोध व भय क्या है? अभिप्रेरणा है, संवेग है, परिकल्पना है, मूल प्रवृत्ति है। ये देखो मैं पहले ही बता दिया, क्रोध व भय आपका संवेग है, तो संवेग पर निशान लगा देंगे। आपका 21वां क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। देखो सीखना, कल्पना, अनुकरण और चिंतन। तो देखो वैसे तो सीखना भी है, दूसरे व्यक्ति को देख के आदमी सीख रहा है, लेकिन यहाँ पे विधि है भाई। ये अनुकरण जो आता है, सबसे पहले अनुकरण होता है, बाद में होता है सीखना ना सीखना। तो यहाँ पे अनुकरण आएगा। और हमें ये भी सोचना है इस बात का कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो वो छोटा जो बच्चा होता है अनुकरण विधि से जरूर सीखता है, तो इसलिए अनुकरण विधि को पेपर में वो जरूर रखता है। तो ये आपका क्वेश्चन है 21वां, ये आपका सेकंड जाएगा इसका ऑप्शन। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल जो होती है वो अनुकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। दोस्तों देखो ये अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण का दोबारा से फिर क्वेश्चन आ गया। ये कहता है कि यदि हमने कोई क्वेश्चन पहले से ही समस्या हल कर रखी थी और हम नई समस्या सामने आ जाए और वो उसमें सहायक हो जाए तो उसको सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण मैंने बोला था। जैसे कि साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल को आसानी से चला सकता है, चुपहिया वाहन चलाने वाला कार को आसानी से चला सकता है जिसने ट्रैक्टर पहले चला रखा हुआ। तो इसी तरीके से ये जो सहायता करता है उसको सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण भी बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर बोलते हैं इसको। तो ये आपका सेकंड होता है। जैसे मोटा आदमी है, वह भागना तो जाना है वो, और वो मोटा हो गया तो उसमें बाधक बन रहा है भागने में, तो भाई वो नकारात्मक अधिगम अंतरण में जाएगा। जैसे कंप्यूटर का मिस्त्री ट्रैक्टर को नहीं ठीक कर सकता तो भाई है ना, तो वो बिल्कुल भी उसमें क्या हो रहा है, बाधक उसमें बिल्कुल न्यूटन है वो, तो भाई वो शून्य स्थानांतरण में आएगा। तो 3 प्रकार का मैंने आपको अधिगम अंतरण बताया था, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य। तीनों के मैंने देखो यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 23, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं।
तो हम देखो स्मृति स्मृति करूँ जा, तो यहाँ पे तुरंत यदि बच्चा लगाएगा तो देखो स्मृति पे निशान लगा दिया उसने ये। जबकि क्वेश्चन ये है कि भाई सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी कि हमने कोई चीज याद कर रखी है और वह याद नहीं आ रही हमारी, तो वह स्मृति नहीं कहलाएगी, वह विस्मृति कहलाएगी, फॉरगेटिंग कहलाएगी, भूलना कहलाएगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड है, ना कि सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन को 2-3 दफे पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो स्मृति के रखने वाले ने 2-3 क्वेश्चन रख दिए। अब ये है कि पेपर किस आधार पर बनाया भाई। अब देखो अधिगम से और स्मृति से और बुद्धि से इनसे बाहर ही नहीं निकल रहा है और क्वेश्चन आपके 23 हो गए। तो इसका अर्थ है कि जो भी चैप्टर पढ़ो आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। जिस चैप्टर में वो घुस गया मनोवैज्ञानिक या पेपर बनाने वाला, वो 2-3 क्वेश्चन उसी चैप्टर से रखेगा, या फिर एक एक 2-2 तो जरूर रख देगा, पीछे का फिर रह जाओ। तो इसी तरीके से ये 23वां क्वेश्चन है, हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये आपका 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को कराया। देखो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस हेतु किया जाता है। तो मैंने बताया था भाटिया बैटरी का, तो ये मैंने क्रियात्मक बताया था बुद्धि का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बताया था। तो ये पूछा केवल किससे संबंधित है, देखो कुछ नहीं पूछ रहा वो, तो किससे संबंधित है। तो देखो व्यक्तित्व, रुचि, अभिव्यक्त क्षमता और बुद्धि, तो आप बुद्धि पे निशान लगा दोगे। तो क्वेश्चन जो हमने कराया है वो क्रियात्मक के नाम से भी आ सके। डॉक्टर अलेक्जेंडर भी बताया था मैंने उसको, क्रियात्मक अनपढ़ का टेस्ट, उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं बैटरी क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड आप निशान लगा दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। देखो होल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोरों का मनोविज्ञान। यदि किसी ने निशान लगा रखा है देखो यहाँ पे अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, तो ये तुक्के सा लगा रखा है, क्योंकि वो होल का सिद्धांत उसको पता ही नहीं है होल क्या है। अरे यहाँ पे मैंने डबल निशान लगाया किशोरों का मनोविज्ञान, तो आपके दिमाग में ये यहाँ पे मेरे लगाते हो सके कुछ टीचर्स के दिमाग में आ गया हो भाई किशोरों का तो होल का सिद्धांत था, लेकिन होल का भी सिद्धांत नहीं पढ़ा आपने, तो केवल स्टैनले होल की परिभाषा पढ़ी थी कि किशोर अवस्था जो है तूफानगी, तनाव की और संघर्ष की अवस्था है, ये पढ़ी थी आपने परिभाषा। वो परिभाषा आती थी बस पेपर में। और यहाँ पे क्या आया हुआ कि होल का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो मेरे साथियों प्रश्न घुमा के दे दिया, होल की ही परिभाषा आया और किशोर अवस्था से संबंधित है। तो किशोरों के विज्ञान, किशोरों का जो मनोविज्ञान होता है, उनके व्यवहार कैसा होता है, उस पे आपका स्टैनले होल का सिद्धांत है। तो आपका चौथा ऑप्शन जाएगा। और यदि क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता था जिसने भी किया। तो आपको क्वेश्चन को एक बार ये देख लेना चाहिए। वो बाई दफे मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम नहीं लिखता, हाफ नाम लिख देता है। स्टैनले होल आता तो ये तुरंत आप एकदम किशोर पे बता देते, और यहाँ पर आ गया हल का सिद्धांत, तो क्वेश्चन जो है ये टफ दिखाई देगा, इसलिए क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। अब साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 26, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है। तो ये देखो मानव व्यक्तित्व, तो ये चैप्टर कौन से में से आया है। तो मेरे साथियों ये जो क्वेश्चन आया है ये आपके पर्सनैलिटी चैप्टर में से आया है, और पर्सनैलिटी चैप्टर में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो आपका फ्रायड का है, फ्रायड का, और दूसरे नंबर पर है जूंग का। अब फ्रायड ने ये बताया कि जो हमारा व्यक्तित्व बनता है उसमें मनोलैंगिक का विशेष महत्व है, उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें कारक होते हैं बहुत सारे, और वे कारक मिल मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो जब मैं व्यक्तित्व चैप्टर आपको कराऊंगा तब मैं फ्रायड के वे सभी 5 जो कारक इसने जोड़ के स्ट्रक्चर बनाया है व्यक्तित्व का, वे मैं बताऊंगा। और जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी यानी और उभयमुखी आपके जो दिए हैं जुंग के सिद्धांत का, तो वो भी पेपर में आ जाता है। तो एक बार जुंग आ जाता है, एक बार फ्रायड आ जाता है। तो ये आपका है, तो यहाँ पे फ्रायड पे निशान लगा देंगे। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास व्यक्तित्व पर उस पर आधारित होता है। तो आपका 26 का चौथा जाएगा। क्लियर होगी बात। व्यक्तित्व मैंने वीडियो भी मेरी नहीं आई है, तो व्यक्तित्व की मैं जब वीडियो बताऊंगा आपको फ्रायड अच्छे से नजर आ जाएगा। और बिल्कुल ये ऊपर का क्वेश्चन रखा है, यदि फ्रायड के अंदर से ही क्वेश्चन रख देता हो,
फ्रेड के अंदर से क्वेश्चन रख देता कि भाई अचेतन मन है, अचेतन आ गया आपका मन, और ये जो है बताना है आपको अचेतन मन क्या होता है, या फिर भाई सूचनाओं का जो संग्रह होता है, सूचनाओं की जो लाइब्रेरी होती है वो क्या कहलाती है, चेतन है, अचेतन है, अचेतन है या कोई भी नहीं है, तो वो अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पे अंदर से क्वेश्चन इसने नहीं रखा है, तो यहाँ पे केवल व्यक्तित्व की ये पूछ ले भाई किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल मोटा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं। अब देखो ये मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। अब देखो कि इस क्वेश्चन को रखने का महत्व क्या है, इस क्वेश्चन को महत्व क्यों दिया उसने कि वह प्रयोगशाला, जबकि लर्निंग से संबंधित बहुत क्वेश्चन थे वो रख सकता था, विकास अभिवृद्धि में विकास के क्वेश्चन को रख सकता था। इसका अर्थ है कि जो भी याद कर रहा है, जो भी पेपर देना जा रहा है, 2-4 क्वेश्चनों को वो इधर उधर से रख देता है, जिससे भाई पेपर का कठिनाई स्तर बढ़ जाए और डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। तो ये क्वेश्चन इसलिए रख दिया, लेकिन हमको इसको याद रखना चाहिए। इसका डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलो और वाटसन दोनों व्यवहारवादी है। फ्रायड आपका व्यक्तित्ववादी हो गया है, व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी, तो डब्ल्यू वुंट बच गया। तो डब्ल्यू वुंट ने जो है प्रथम प्रयोगशाला की थी। अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 28, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। फ्रांज बेंजो ने और मैक्स वर्देमर ने और एडगर सर ने और कर्ट लेविन ने। तो देखो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, तो यहाँ पे वैक्स वर्देमर ने रखी थी इसकी आधारशिला। तो क्योंकि मैंने बताया था वर्दीमर, कोलर और कोफका तीनों गेस्टाल्टवादी थे, था तो कर्ट लेविन भी, लेकिन ये उससे पहले थे। तो आपको यहाँ पे मैक्स वर्दाइमर जाएगा, तो यहाँ पे वर्दीमर का रखा है, तो आपको ध्यान देना है तीनों का। मैं फिर बता रहा हूं, वर्दाइमर, कोफका और कोलर, ये तीनों में से एक क्वेश्चन देखो, इससे पहला क्वेश्चन भी आया है। अब आ गया 29वां क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। अब देखो जो स्मृति रख रखा है, स्मृति के 3-4 क्वेश्चन पहले भी रख दिए उसने, और अब फिर स्मृति रख दिया। इसका अर्थ है कि पेपर बनाने वाला जो जिस टॉपिक से संबंधित होता है वो उसी टॉपिक को प्रेफरेंस दे देता है। और मैं फिर यही बात कहता हूं, जो भी टॉपिक वीडियो हम लेकर आते हैं उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें। यदि उस वीडियो में से ही 4-5 क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल 100% उद्धार हो जाएगा। लर्निंग तो साथ में होगा, साथ में अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, याद क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। तो संघनन का सिद्धांत सिलेबस में नहीं था, ये भी छांटने के लिए रख दिया। तो संघनन का सिद्धांत आपका स्मृति से संबंधित है, इसको याद रख लेना। पेपर में रिपीट आ गया तो ठीक है, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, अक्षेत्र सिद्धांत में से किस वर्ग का योगदान है। देखो जो अक्षेत्र आपका सिद्धांत है वो कर्ट लेविन का सिद्धांत है, कर्ट लेविन का। तो कर्ट लेविन का सिद्धांत जो अधिगम से संबंधित है वो हमने आपको नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था क्वेश्चन को, वैसे ही क्वेश्चन तो रख रखा है, क्वेश्चन रख रखा है कि भाई कर्ट लेविन का सिद्धांत है, लेकिन वो अंदर से नहीं समझाया है, क्योंकि अंदर से समझाने से वो नहीं आता है। लेकिन यदि कठिनाई स्तर पड़ता है, सीटेट में क्वेश्चन करता है, तो वो पूछ लेता है अंदर से कि मनोविज्ञान जो पर्यावरण होता है किससे संबंधित होता है, जो बाहरी वो होता है ये आपका फोर्स होते हैं, सदिश बल होता है, वे किससे संबंधित होता है, वे भी क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, अंदर से पूछ लेता है। तो जो हमारी बाधाएं आती है, यदि कोई लक्ष्य हमारे सामने है, तो इसके क्षेत्र का मतलब है कि सीखने के क्षेत्र में जो भी कारक आते हैं और व्यक्ति जो उनसे सीखता है वो आपका अधिगम कहलाता है। अर्थात अधिगम की परिभाषा क्या बनती है यहाँ पे, वातावरण के संगठन के द्वारा जो लर्निंग होता है उसको हम, वातावरण के संगठन द्वारा जो हमको व्यवहार परिवर्तन होता है हम उसको लर्निंग बोलते हैं। ये परिभाषा कर्ट लेविन की परिभाषा है। तो कर्ट लेविन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है लक्ष्य, और लक्ष्य के बीच में एक होता है आदमी और लक्ष्य के बीच में आती है बाधाएं, और वे बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। तो वे बाधाएं व्यक्ति को पार करनी है और तब लक्ष्य प्राप्त करना है, और उन बाधाओं को जब वो पार करेगा तब उसको लक्ष्य होगा, और तब उसी बीच में बहुत सारी बातें सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत लक्ष्य हासिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, तो इसको हम रख देते हैं
तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, मैंने बताया कि लक्ष्य है उसको प्राप्त कर, तो इस जैसे वो बाधा को पार कोशिश करेगा तो उससे पहले ही बहुत सारे कारक उसको उसके पास आएंगे। कौन कौन से? एक तो उसका खुद का मनोवैज्ञानिक, यार यू लक्ष्य लिए जा ना लिए जा, पीजीटी कर ले यार, टीजीटी कर ले, बीटीसी कर ले यार, या बीएड कर ले, पीसीएस कर ले यार, या आईएएस कर ले, या लोअर कर ले या परवर कर ले, नहीं यार पटवारी के फार्म निकल रहे, पटवारी का फार्म कर ले। ये फिर हम किसी से पूछ रहे, लक्ष्य हमारा क्या है, व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका मनोविज्ञान है। दूसरा आदमी फिर सामाजिक सामाजिक वातावरण भी उसको प्रभावित करेगा। रास्ते में मिल जाएगा, यार मैंने बीएससी कर रखी, नंबर अच्छे हैं, क्या करूं? तो वो कह लगा यार बैंक का पीओ के फार्म निकल ले, तो बैंक का पीओ का क्यों नहीं भरता? कह लगा ठीक है बैंक के पीओ की तैयारी करूंगा। फिर वो बैंक का पीओ जैसे तैयारी करा, इतने फिर दूसरा मिल जाएगा उसे बीएड वाला, अरे यार बीएड से नौकरी लगने लग रही, 2 लाख की भर्ती निकलेगी, तो कहाँ पीओ के चक्कर में पड़ेगा, बड़ी बढ़िया नौकरी है यार। तो उसका अर्थ है कि उसके पर्सन को जो है सामाजिक वातावरण भी प्रभावित कर रहा है, उसका खुद का मनोविज्ञान भी प्रभावित कर रहा है। तो सुन ली उसने सबकी। अब जब उसने सबकी सुन ली तो उसका भी जब मनोविज्ञान कर गया तो उसके अंदर फोर्स लगेंगे, सदिश बल, कभी नेगेटिव फोर्स लगेंगे, कभी पॉजिटिव फोर्स लगेंगे, तो उन पे विजय पावेगा वो, उन पे विजय पानी पड़ेगी उन्हें, किस पर जाए। तो उसके दिमाग में क्या आता है, चलो यार पीओ का भी भर लो, चलो बीएड का भर लो, चलो यार हम जो है जेई के मेन का भी दे ले, उसका भी दे ले, उसका भी दे ले। उसने बड़ी मेहनत करी और मेहनत करने पर 2-3 जगह नंबर आ गया। अब उसके सामने समस्याएं खड़ी होगी, सकारात्मक सकारात्मक बल, नकारात्मक नकारात्मक बल, या सकारात्मक नकारात्मक बल। तो इस तरीके से आगे में द्वंद्व संघर्ष में पड़ गया, उसको द्वंद्व संघर्ष भी बोलते हैं। तो ये जो मैं नाम लिए हैं, द्वंद्व संघर्ष लिए हैं इसकी, और उसकी मैंने विस्तार लिया है उसका। तो बाहरी भी उसको परेशान करता है, विदेशी माल बोलते हैं जिसको। तो ये सब बाधाओं को पार करना इतना आसान नहीं होता है। ये जो शब्द यूज हो रहे हैं ये अक्षेत्रवाद के कारक हैं, अक्षेत्रवाद सिद्धांत के कारक हैं। इन कारकों को पूछ लेता है वो कि ये कारक किस सिद्धांत से संबंधित है, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, किस सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसी बीच में फिर वो बाधाओं को पार कर जाता है और लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो फिर वो उसको सोचना है फिर कहाँ पे किस क्या होता है। तो इसी संघर्ष के बीच में साथियों वो अक्षेत्रवाद का सिद्धांत चलता है। मैंने अक्षेत्रवाद वहां पे छोड़ा था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अक्षेत्रवाद सिद्धांत क्या है। पेपर में आ सकता है आपके सामने। 30 क्वेश्चन हमने करे हैं साथियों। 30 क्वेश्चन की वीडियो को आप इसे बार बार देखना, समझना। कोई समस्या है साथियों कमेंट में लिखना, और जो वीडियो मैं बनाता हूं उसको आप फिर दोबारा से देखिए और क्वेश्चन को और ज्यादा परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही ये जरूर है कि मैं बोर्ड पे आपको जब पेपर आएगा, अभी तो फार्म भी नहीं आए, जब फार्म आएंगे साथियों सभी को मैं बोर्ड पे क्लास लूंगा और क्वेश्चन आप इन्हीं को रिपीट करना, और जो बाकी समझाने का मेरा कार्य रहेगा वो बोर्ड पर रहेगा। बोर्ड पे आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, वो दिखाऊंगा कि बाधाएं कौन सी होती है, कौन सी आपकी इसका विदेशी माल होता है, कौन सी उसकी सीमाएं होती हैं, उद्देश्य की सीमाएं होती है, कौन सा उद्देश्य लेकर चलता है, व्यक्ति का जो मनोविज्ञान का वातावरण है वो कौन सा होता है, सामाजिक वातावरण की स्ट्रक्चर कैसे होती है, लक्ष्य की स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा साथियों। आपने ये वीडियो देखी सुना उसके लिए धन्यवाद साथियों। आप इसे सब्सक्राइब कर दें जरूर, और जो है घंटी बेल बजा दें ताकि आपको जो है अलर्ट मिल जाए कि भाई मैंने यह वीडियो डाली है ना। तो साथियों सभी को नमस्कार राजीव का।